नमस्कार दोस्तों, बिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम यहाँ बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट 8 डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आमों से भरी पेटी का वजन 150 किलोग्राम है, जबकि उसके भीतर 8 छोटी छोटी पेटियाँ हैं जिसमें प्रत्येक में बराबर बराबर वजन के आम रखे हुए हैं। अगर खाली बड़ी पेटी का वजन 6 किलोग्राम है और प्रत्येक खाली पेटी छोटी छोटी का वजन 2 किलोग्राम है, तो प्रत्येक छोटी छोटी रखी पेटी में आमों की जो वजन है कितना किलोग्राम है ये बताना है। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है 15 किलोग्राम, ऑप्शन बी 16 किलोग्राम, ऑप्शन सी 10 किलोग्राम, ऑप्शन डी 12 किलोग्राम। तो आमों से भरी पेटी का वजन कितना है? 150 किलोग्राम। आमों से भरी पेटी का वजन कितना है? 150 किलोग्राम। तो यहाँ लिख देंगे 150 kg। 150 किलोग्राम है और जो कुल वजन है इसमें क्या है, 6 बड़ी बड़ी पेटियाँ हैं। इसे कुल वजन ज्ञात करेंगे। कुल वजन ज्ञात करेंगे तो इसमें 6 बड़ी बड़ी पेटियाँ हैं और जो 8 छोटी छोटी पेटियाँ थी और 2 छोटी छोटी पेटियाँ, तो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारी कितनी पेटियाँ हो गई? हमारी पेटियाँ हो गई हैं 22। 8 दूनी 16, 16 4 20, तो 22 किलोग्राम हो गया। अब क्वेश्चन जो है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक खाली पेटी का वजन 2 किलोग्राम है, तो प्रत्येक छोटी छोटी पेटी में रखे आमों की वजन कितना है। अब यहाँ करेंगे कि जो है हमारा आमों का जो कुल वजन है, आमों का कुल वजन निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 150 में से क्या करेंगे, 22 माइनस कर देंगे। अब हमारा ये आ जाएगा 128 किलोग्राम। 128 किलोग्राम। अब क्या करना कि प्रत्येक छोटी पेटी में आमों का वजन कितना है, तो ये बताना है। तो इसमें क्या करेंगे कि 128 को, ये 128 आया है और क्वेश्चन जो कह रहा है कि तो प्रत्येक छोटी पेटी में रखे आमों की संख्या कितना है। तो छोटी पेटी में क्या करेंगे कि अब जो है आमों की संख्या जो है, कुल आमों का वजन है 128 किलोग्राम है। अब प्रत्येक छोटी को पूछ रहा है तो 8 से डिवाइड कर देंगे और ये कट जाएगा, आ जाएगा 16 किलोग्राम। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 16 किलोग्राम। देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सही है। ऑप्शन इसका बी सही है, ये 16 किलोग्राम। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक आदमी 2 दिन कार्य करने के पश्चात 1 दिन विश्राम करता है, पुनः 2 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन विश्राम करता है, तथा ये क्रम चलता रहता है। प्रतिदिन कार्य करने पर उसे कितने रुपए मिलते हैं? 100 रुपये मिलते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक वो कितना कमा लेगा? 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये। तो यहाँ बताना है। अब यहाँ देखेंगे जो सोमवार से शनिवार तक कुल दिन कितने हुए। तो यहाँ पे जो है मंडे टू सैटरडे कितने दिन हुए? 6 दिन हुए। और विश्राम कितने दिन किया? विश्राम किया उसने 2 दिन। और कार्य कितने दिन किया? 4 दिन कार्य किया। तो कार्य के दिनों है तो अर्जित राशि कितनी हो गई? 4 गुणे 100 रुपये हो गई। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो गए। फिर क्या हुआ,
तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक वो कितना कमा लेगा, तो वो कितना कमा लेगा, 400 रुपये। यदि 5 संख्याओं का माध्य 8 है और अंतिम 3 संख्याओं का माध्य 6 है, तो पहली 2 संख्याओं का माध्य है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन डी 7। तो यहाँ बताना है। अब 5 संख्याओं का माध्य कितना है, 5 संख्याओं का माध्य कितना है, 8 है। यहाँ पे 8 दे रखा है। 5 संख्याओं का माध्य कितना है, 8 है। तो कितना हो गया, ये हो गया 8 5 40। और अंतिम 3 संख्याओं का माध्य कितना है, ये जो अंतिम 3 संख्याएं हैं इनका 6 है। तो ये टोटल हो गया हमारा कितना, 18 हो गया। अब पूछ रहा है कि पहली 2 संख्याओं का कुल योग, तो पहली 2 संख्याओं का योग बताना है, पहली 2 संख्याओं का माध्य बताना है। तो पहली 2 संख्याओं कुल योग बताना है। तो क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे कि जो 40 माइनस 18 कर देंगे, 40 माइनस 18 कर देंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 22। अब क्या करेंगे कि पहली 2 संख्याओं को माध्य ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा कितना, 11। कितना आ जाएगा, 11। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा 11। 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहले के वर्ग तथा शेष दोनों के गुणनफल का योग 154 है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो आइए देख लेते हैं इसमें। अब इसमें बताना है, इसको क्या करेंगे, इसको विकल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें मान लिया विकल्प सी ले लेते हैं, ये विकल्प सी ले लेते हैं, विकल्प सी ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार कि पहले के वर्ग तथा शेष दोनों के गुणनफल का योग 154 है। तो इसमें देख लेंगे सबसे बड़ा जो पूर्णांक है, जो 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार कि पहले के वर्ग तथा शेष दोनों गुणनफल का योग 154 है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो मान लिया सबसे बड़ा पूर्णांक हमारा जो है 10 है। और सबसे छोटा इससे पूर्णांक कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। और जो बीच का पूर्णांक होगा वो हो जाएगा 9। जो बीच का पूर्णांक 9 हो जाएगा। तो अब प्रश्न से कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहले के वर्ग तथा शेष दोनों के गुणनफल का योग 154 है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो यहाँ कर देंगे जो पहले का वर्ग कर देंगे, जो हमारा पहला आया था। अगर 8 का वर्ग कर देंगे, 8 का वर्ग कर देंगे प्लस 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई 9। अब हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो है 8 टाइम 64, यहाँ पे 64 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस 10 9 90। अब हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 154। 154। अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि 3 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पहले के वर्ग तथा शेष दोनों के गुणनफल का योग 154 है। तो यहाँ भी देखिए 154 है, ये यहाँ पे 154 है, और हमारा कितना आया था, 154। इट मीन्स कि हमारा ऑप्शन सी सही है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10। अब किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। तो इसको आप लोग खुद करिएगा, और अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिसको मैं सॉल्व कराऊंगा। और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी कवि और विद्यार्थी हैं। ए और बी क्या हैं, कवि और विद्यार्थी हैं। बी और सी पहलवान तथा विद्यार्थी हैं। डी और सी विद्यार्थी और व्यापारी हैं।
ए और ई समाज सेवी हैं, बी सी तथा ई पहलवान हैं, ए बी तथा डी कवि हैं। तो कौन कवि, पहलवान और विद्यार्थी हैं, आप लोगों को ये बताना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें करना है ये कि पहले क्या करेंगे कि हम लोग एक चार्ट बना लेंगे। जैसे मान लिया कि ये एक सारणी बना लेंगे, ऐसे करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे कि एक तरफ यहाँ पे जैसे मान लिया कवि लिख दिया और विद्यार्थी यहाँ पे लिख दिया, पहलवान लिख दिया, व्यापारी और समाज सेवी। अभी इस कॉलम में क्या करेंगे, कितने थे, ए बी सी डी ई, इतने थे। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें हम क्या करेंगे कि अब इस कॉलम में जो बनाए थे हम, उसमें जैसे ए और बी कवि और विद्यार्थी हैं, तो उस कॉलम में रखते हुए चले जाएंगे कौन, जैसे ए वाला कवि है और विद्यार्थी दोनों हैं, तो कॉलम में क्या लिख देंगे, एक टिक कर लेंगे कवि और विद्यार्थी। और बी वाला जैसे क्या है कि बी और सी पहलवान तथा विद्यार्थी हैं, तो बी वाले में कवि और विद्यार्थी कर देंगे और पहलवान कर देंगे। अब जैसे सी वाला क्या कह रहा है, सी डी और सी विद्यार्थी और व्यापारी हैं, तो इसमें क्या करना है, सी वाले में विद्यार्थी कर देंगे, पहलवान कर देंगे और व्यापारी कर देंगे। और डी वाले में इसी तरह कर देंगे, जो कवि है, विद्यार्थी है और व्यापारी है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें ये जो सारणी बनाई थी, इसमें ये जो सारणी बनाई थी, इसमें जो जैसे ए मान लिया कवि है, एग्जाम्पल के तौर बता दे रहे हैं, आप लोग कर लेना। यहाँ पर जैसे ए कवि है, विद्यार्थी है, और जैसे मान लिया बी है, इसमें क्या करना है, जैसे ऐसे टिक लगा लेना, बी क्या है कि कवि और विद्यार्थी और पहलवान दोनों हैं, ऐसे खींच लेना। तो इस तरह से जो चित्र बना लेना और सारणी में जैसे इस विवरण से स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें क्या है, बी, अब जब मैच करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बी कवि, पहलवान और विद्यार्थी है। बी मतलब कवि भी है, पहलवान है और विद्यार्थी है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए और बी विद्यार्थी हैं, बी और सी पहलवान है तथा विद्यार्थी हैं, और डी और सी विद्यार्थी और व्यापारी हैं, ए और ई समाज सेवी हैं, बी सी तथा ई पहलवान है, ए बी डी तथा कवि है। तो कवि, पहलवान और विद्यार्थी कौन है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन है, बी। यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। वेरी सिंपल, बहुत सरल है ये। खाली आप सारणी में जैसे जैसे क्वेश्चन कहता गया बनाते जाइए और वैसे लिखते जाइए, तो आपको ऑटोमेटिकली पता जाएगा कि कौन का पहलवान और विद्यार्थी है। अब भाई अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 11वें स्थान पर है तथा सीमा दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान पर परस्पर बदल लेते हैं तो राम बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी हैं। ये सिंपल सवाल है, आप लोग इसको खुद करिएगा। थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ। इसमें क्या करना है कि पंक्ति में जो राम बाएं स्थान से कौन सा स्थान है, इसका 11वां स्थान है, और पंक्ति में सीमा का स्थान क्या है, दाएं से 17वां स्थान है, 7वां स्थान है। तो कह रहा है कि परस्पर स्थान बदलने पर राम का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। कितना, 15वां हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, जो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या कर लेंगे कि 15 प्लस कर लेंगे और इसमें जो है 7 कर लेंगे, -1। तो हमारा कितना आ जाएगा 21। देखिए ऑप्शन में 21 है कहीं, हाँ ये ऑप्शन में 21 है, तो हमारा आंसर 21 हो जाएगा। अब देखिए दिए गए कथनों का सही अनुमान ज्ञात करना है यहाँ पे। जैसे कथन एक दे रखा है, कुछ पक्षी हाथी होते हैं, कुछ हाथी सफ़ेद होते हैं। तो इसमें क्या करना है कि डायग्राम बना लेना है। जैसे मान लिया यहाँ पे ये कुछ पक्षी हाथी होते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पक्षी हो गया। और यहाँ पे करेंगे कुछ पक्षी हाथी होते हैं, तो यहाँ पे ये कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हाथी हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि कुछ हाथी सफ़ेद होते हैं, तो यहाँ कर लेंगे कुछ हाथी सफ़ेद होते हैं, तो ये हमारा सफ़ेद हो गया। अब इसमें जो ये उपयुक्त जो यहाँ पर चित्र बनाया गया हुआ, इससे
क्या है कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं और कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं और कुछ सफ़ेद पक्षी होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो विकल्प हो जाएगा, जैसे कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं कुछ सफ़ेद पक्षी होते हैं, तो इसमें अनुमान लगाना मुश्किल है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो अनुमान ए है सही है और ना अनुमान बी निकलता इससे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसमें अगली संख्या बताना है। जैसे 6, 24, 60, 120, 210 दे रखा है। ऑप्शन में 336, 316, 280, 360। इसमें से कौन सी संख्या सही होगी, ये दी गई श्रृंखला है। अब इसमें देखिए ये रीजनिंग का सवाल, इसमें देखिए क्या हो रहा है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो 6 है, अब इसे मान लिया 6 को 2 को क्यूब करेंगे, 2 को क्यूब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। अगर 8 माइनस जो है 8 माइनस 2 कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी तरह क्या करेंगे, जो 24 दे रखी है, जो 24 संख्या यहाँ पे दे रखी है ये वाली, तो इसमें क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, -3 कर देंगे। तो 3 त्रिका 9, 3 27, 27 में से 3 गए 24 आ गया। अब इसी तरह जो 60 दे रखी है, तो 60 में क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, -4 कर देंगे। और इसी तरह जो 120 दे रखा है यहाँ पे, 120 में क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे और -5 कर देंगे। फिर 210 का इसी तरह करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे और -6 कर देंगे। तो इसमें अगली संख्या बताना है। तो अगली संख्या में क्या करेंगे, जो है अगली संख्या में क्या करेंगे, यहाँ पे ये 7 का क्यूब करेंगे। अब 7 क्यूब करके जो है -7 कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी जो अगली संख्या आ जाएगी, ये अगर 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 7 क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 7 क्यूब करेंगे तो मान लिया कि 307, 7 49, 49 से अगर मान लिया 3 3 9 7 49 और 7 से अगर मल्टीप्लाई करें 7 9 63, 7 चौक 28 और इसमें हो जाएगा 343 आना चाहिए इसका। 343 में से अगर 7 माइनस करेंगे 13 में से 6, तो यहाँ पे हमारा जो है 336 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दे रखा है 336। अब देखिए निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त शब्द रखिए। निर्दयी का दयालु हो जाएगा और निष्कृतक क्या हो जाएगा, निष्कृतक हो जाएगा सजगता। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा सजगता। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए भाई है बी का, तो यहाँ डायग्राम बनाते चलेंगे। जो है जैसे मान लिया कि ए जो है बी का भाई है, तो यहाँ पर डायग्राम ले लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे, ए बी का भाई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम, ए जो भाई है बी और एम का, तो यहाँ एम लिख लेंगे। और अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला कि जी माँ है बी की, किसकी, बी की। तो यहाँ जो ऐसे लिख लेंगे, जी माँ है बी की, तो यहाँ जी लिख लेंगे। और फिर क्या कह रहा है कि और बी एफ का पिता है, बी एफ का पिता है, तो यहाँ ऐसे कर लेंगे, ये जो है अब यहाँ हो जाएगा एफ हो गया और बी एफ का पिता है। अब कुछ कह रहा है ए और ए भाई है बी और एम का, तो यहाँ ए भाई हो गया बी और एम का। और क्या है, जी माँ है बी की, तो जी हो गई माँ की, जी माँ है बी की, तो यहाँ होगा। और एफ पिता है ए का, तो एफ पिता हो गया यहाँ पे ए का। तो यहाँ पे बताना क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक तरह से यहाँ हो गया, देखिए ये ए का पिता हो गया एफ, और जो है बी और एम की माँ हो गई जी हो गई, और एफ क्या हो गया, जी की पत्नी हो गई। तो यहाँ पे जो ए और एम का भाई है ना कि पिता है, तो यहाँ पे जो कथन दे रखा है, जैसे बी भाई है एम का और बी पत्नी है एफ की, और जो है यहाँ पे क्या दे रखा है, ए पिता है एम का, ए पुत्र है एफ का। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ऑप्शन सही नहीं होगा ये ए पिता है एम का। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है।
तो अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। और तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए।